हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की डेट है 29 मार्च एंड 29 मार्च के द हिंदू न्यूज़पेपर को हम यहाँ एनालाइज कर रहे हैं। आज के द हिंदू एनालिसिस को हम शुरू करें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आप हमसे इन तीन मीडियम्स के थ्रू कनेक्ट कर सकते हो। टेलीग्राम पे आपको हमारा चैनल मयूरी भागवानी के नाम से मिल जाएगा। इस पे हम रेगुलरली लेक्चर्स की पीडीएफ पोस्ट करते हैं। साथ में मेल आईडी और ट्विटर के थ्रू भी आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। इन सभी की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। ओके, 68 डेज बचे हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। इसीलिए टाइम आ गया है कि अब हम अपने सारे नॉलेज को कंसोलिडेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करें, सो दैट हमारी होल्ड जो है वो प्रीलिम्स जैसी हो जाए। ठीक है, हमारा जो अप्रोच है वो प्रीलिम्स जैसा हो जाए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रेपरेशन ऑल्सो। एंड अगर आपको कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के टॉपिक्स देखते हैं। GS1 में ज्योग्राफी में हम देखेंगे जोजिला टनल के बारे में। कल्चर में हम देखेंगे पद्मा अवार्ड्स के बारे में। GS2 में इंटरनेशनल रिलेशन में आज हमारे पास कुछ भी नहीं है। पॉलिटी में हम आज देखेंगे क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल के बारे में। नो कॉन्फिडेंस मोशन, ठीक है, ये नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में हम देखेंगे पाकिस्तान में जो पास होने जा रहा है। गवर्नेंस में हम देखेंगे प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। GS3 में हम एनवायरमेंट में देखेंगे माइक्रो प्लास्टिक्स और एलिफेंट डेथ्स के बारे में। साथ में ऑलिव रिडली टर्टल के बारे में भी देखेंगे। GS4 में वी हैव नथिंग फॉर टुडे। तो मैंने कुछ टॉपिक्स लिए हैं संडे के न्यूज़पेपर से। ठीक है, और ये संडे के न्यूज़पेपर में जो भी एक एक या दो टॉपिक और बचे होंगे उसको भी मैं ले लूंगी कल तक में। ठीक है, तो आपका कुछ भी यहाँ पे मिस आउट नहीं होगा। ओके, तो देखो, सबसे पहला हमारा आज का टॉपिक है प्रोटेस्ट इन लोकसभा एज बिल एनविसेजेस लिफ्टिंग बायोमेट्रिक्स ऑफ डिटेनीज। तो देखो हुआ क्या है। हुआ ये है कि अभी तक एक अलग आइडेंटिफिकेशन एक्ट चलता था। उसके अंतर्गत यहाँ पे जो भी कन्विक्ट हुआ करते थे, जो भी जैसे मान लो किसी भी पर्सन के ऊपर जो आरोप है वो प्रूव हो गया, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं कन्विक्ट। तो यहाँ पे जो कन्विक्ट्स हुआ करते थे, जो जेल में जाते थे या जो प्रिजनर्स हुआ करते थे, इन कन्विक्ट्स की यहाँ पे प्रूफ, जैसे इनका प्रूफ कैसे लिया जाए, तो इनकी फिंगरप्रिंट्स ली जाती थी, इनके फुटप्रिंट्स लिए जाते थे। अब ये कहा जा रहा है कि इन कन्विक्ट्स की यहाँ पे सिर्फ फिंगरप्रिंट या फुटप्रिंट नहीं ली जाएगी, इनके सारे के सारे बायोमेट्रिक डाटा भी लिए जा सकते हैं। और ये चीज कह रही है ये नई बिल जिसका नाम है क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल। ठीक है, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 की जो बिल है ये यहाँ पे इंट्रोड्यूस होने जा रही है। ठीक है, और ये जो बिल है ये बोलती है कि जो भी पुलिस है और प्रिजन अथॉरिटीज हैं, यानी कि जेल की जितनी भी अथॉरिटीज हैं, पुलिस है, ये सब जाके जो कन्विक्ट्स हैं इनके डाटा को, इनका जो बायोलॉजिकल सैंपल्स हैं, बायोमेट्रिक सैंपल्स हैं, रेटिना आइरिस स्कैन तक, ये सब कुछ कलेक्ट कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ये बात समझो कि यहाँ पे जो प्रिजनर्स हुआ करते थे या जो कन्विक्ट हुआ करते थे, मान लो किसी ने किसी का मर्डर कर दिया, तो जिसने मर्डर किया वो क्या हो गया, यहाँ पे कन्विक्ट हो गया। किसी ने चोरी करी वो क्या हो गया, यहाँ पे कन्विक्ट हो गया। लेकिन ये तो चलो ठीक है, ये तो कुछ बड़े क्राइम्स हो गए। लेकिन मान लो कोई प्रोटेस्ट कर रहा है, अब उसको आपने अंदर कर दिया, ठीक है, मान लो आपने उसको यूएपीए के अंतर्गत अंदर कर दिया, ठीक है, या फिर उसके ऊपर आपने ये जो सेडिशन वगैरह के चार्जेस है वो लगा दिए। तो ऐसे में ये जो लोग हैं इनके भी आप इस तरह के बायोमेट्रिक डाटास कलेक्ट कर सकते हो। और इसीलिए सबसे ज्यादा इसका विरोध इसीलिए हो रहा है कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि जो पॉलिटिकल प्रोटेस्ट वगैरह हैं उनको भी ये शांत कराने के लिए ये सब काम किए जाए। दूसरी चीज ये कि राइट टू प्राइवेसी आर्टिकल नंबर 21 के अगेंस्ट है। तो थोड़ा सा एक बार डेप्थ में समझते हैं। तो देखो, सबसे पहली चीज, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022 ये अलाउ करेगा पुलिस एंड प्रिजन अथॉरिटीज को कि वो स्टोर कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं फिजिकल एज वेल एज बायोलॉजिकल डाटा इंक्लूडिंग रेटिना एंड आइरिस स्कैन। तो देखो, आपको पता है कि रेटिना आइरिस स्कैन बहुत ज्यादा यहाँ पे बायोमेट्रिक होते हैं, बहुत ज्यादा यूनिक होते हैं हर इंडिविजुअल के। ठीक है, और इससे आप किसी की भी पहचान आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। तो ये जो बिल है ये बोल रही है कि हम जो पुराना एक्ट है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1922 1920, तो 1920 का ये जो पुराना एक्ट है आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट 1920, इसको हम रिपील करेंगे और एक नया एक्ट लाएंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन एक्ट 2022। ठीक है, ये कह रहे हैं कि जो 1920 वाला एक्ट है ना, उसका स्कोप काफी लिमिटेड है, उसमें हम सिर्फ फिंगर और फुटप्रिंट के इंप्रेशन ले सकते हैं जो भी कन्विक्ट्स हैं। और ये कन्विक्ट्स जो भी है ना, इनकी भी एक लिमिटेड कैटेगरी है। ठीक है, कि सिर्फ इन कन्विक्ट्स के ही हम फुटप्रिंट और फिंगरप्रिंट ले सकते हैं। तो एक तो यहाँ पे दो चीजें चल रही है। एक तो ये कि यहाँ पे एविडेंस जो भी कलेक्ट करना है या जो भी डाटा कलेक्ट करना है इसका स्कोप बढ़ रहा है, और दूसरा किसका कलेक्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे जो कन्विक्ट्स की कैटेगरी है उसको भी एक्सपांड करने की कोशिश चल रही है इस बिल के थ्रू।
ना ये जो बिल है एक्सपांड द स्कोप ऑफ मेजरमेंट्स, तो यहाँ पे मेजरमेंट्स का स्कोप इंक्रीज कर दिया जाता है, जैसे आयरिस इंक्लूडेड है इसमें, सिग्नेचर, हैंड राइटिंग, बायोलॉजिकल सैंपल्स, ये सब कुछ यहाँ पे इंक्लूडेड हो जाएगा अगर ये बिल पास होती है तो। यानी कि कल को अगर ये बिल पास हो गई तो कन्विक्ट जो है उनके सारे डाटा को यहाँ पे कलेक्ट किया जा सकता है, और ये डाटा पूरे मिला के 75 ईयर्स तक स्टोर्ड रहेगा, ठीक है। अच्छा, इसको स्टोर करेगा कौन? इसको स्टोर करेगा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है वो इसकी रिपोजिटरी बनेगी, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज, इट ऑल्सो प्रपोजेस टू रिकॉर्ड द डिटेल्स ऑफ पर्संस डिटेन अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ। तो प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ के अंतर्गत भी अगर किसी को डिटेन किया जाता है तो उसके भी यहाँ पे फिंगरप्रिंट्स और ये सब सारे बायोमेट्रिक डाटा आप ले सकते हो ना। देखो, ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। प्रिवेंटिव डिटेंशन आप कब करते हो? जब आपको यहाँ पे जो पर्सन है उसने कुछ किया नहीं है लेकिन आपको आशंका है कि वो कुछ कर सकता है, तो आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन कर दिया। तो ऐसे में तो वो कन्विक्ट भी नहीं है ना, ठीक है। अगर उसने कुछ किया ही नहीं है तो वो कन्विक्ट भी नहीं है। हालांकि आपने पब्लिक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए उसको डिटेन जरूर किया, लेकिन वो कन्विक्ट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसके सारे बायोमेट्रिक डाटा को कलेक्ट कर रहे हो। तो अपोजिशन जो है सबसे ज्यादा उखड़ा हुआ इस बात पे है कि यहाँ पे पॉलिटिकल एडवर्सरीज जो है, पॉलिटिकल अपने पॉलिटिकल फायदे के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। ओके, दूसरी चीज, इफ अ पर्सन विथ नो क्रिमिनल बैकग्राउंड इज रिलीज्ड विदाउट ट्रायल और एक्विटेड बाय द कोर्ट, ऑल द रिकॉर्ड ऑफ मेजरमेंट सो टेकन शैल बी डिस्ट्रॉयड। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो भी पर्सन, अगर उसके हमने फिंगरप्रिंट्स और ये सब ले लिया, बायोमेट्रिक ले लिया, मान लो उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है और बाद में उसको एक्विट भी कर दिया जाता है, यानी कि कोर्ट बोल देती है कि ये बरी करते हैं, हम इसको दोष मुक्त करते हैं, तो यहाँ पे उसका जो भी डाटा लिया गया है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा। तो ये कुछ मेन मेन प्रोविजन है। ओके, यहाँ पे अपोजिशन ये कह रहा है कि ये पूरा का पूरा जो लॉ है, पूरा का पूरा जो बिल है, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। क्यों? क्योंकि एक तो आर्टिकल 21 जो है, जो बात करता है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी की, इसी में इम्प्लाइड है राइट टू प्राइवेसी भी। तो ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जाता है ये जो पूरा बिल है। और राइट टू प्राइवेसी कौन से जजमेंट से आया था? के एस पुट्टास्वामी जजमेंट से आया था, है ना। तो ये राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट जाता है। दूसरी चीज, आर्टिकल 20 में ये लिखा हुआ है कि आप किसी भी पर्सन को ये कंपेल नहीं कर सकते कि वो अपने ही अगेंस्ट एक विटनेस बने। तो यहाँ पे लिखा हुआ है इस बिल, ये कहती है कि मान लो अगर कोई भी पर्सन, अगर कोई भी कन्विक्ट ये सारे बायोमेट्रिक डाटा देने से मना करता है, तो यहाँ पे पुलिस और जो प्रीजन अथॉरिटीज हैं उनकी मदद से जबरदस्ती उस पर्सन से यहाँ पे उसके बायोमेट्रिक डाटा लिए जा सकते हैं। तो आर्टिकल 20 का भी यहाँ पे वायलेशन हो रहा है। ओके, अच्छा, अगर यहाँ पे प्रोटेस्टर्स जो हैं, प्रोटेस्टर्स के साथ भी ये सेम चीज हो सकती है। प्रोटेस्टर्स की भी, अगर प्रोटेस्टर्स को किसी भी एक्ट वगैरह के अंतर्गत अंदर किया जाता है, जेल में डाला जाता है, तो उनके भी ये सारे बायोमेट्रिक डाटा लिए जा सकते हैं। इसके साथ साथ देखो यहाँ पे 1920 वाले एक्ट की हम बात कर चुके हैं, नए मेजरमेंट की टेक्निक्स इसमें आ गई हैं। अभी जो एम्बिट ऑफ पर्सन, कौन कौन इन्वॉल्व होगा, हमने देखा कि यहाँ पे वो लोग जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो लोग जो प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, ठीक है, वो लोग जो कन्विक्ट हैं, ये सभी लोगों को यहाँ पे इसके दायरे में रखा गया है। ओके, और दूसरी चीज ये कि जो मेजरमेंट है इसमें फिंगर इंप्रेशन होंगे, पाम प्रिंट होंगे, फुटप्रिंट इंप्रेशन होंगे, फोटोग्राफ होगा, आइरिस स्कैन, रेटिना स्कैन, फिजिकल बायोलॉजिकल सैंपल, ये सब कुछ होंगे, और इसको स्टोर करेगा एनसीआरबी, ठीक है। ये मजिस्ट्रेट को ये भी एम्पावर करता है कि यहाँ पे मजिस्ट्रेट अगर चाहे तो किसी भी पर्सन को ये डायरेक्ट कर सकता है कि आप यहाँ पे अपने सैंपल्स दीजिए, और अगर वो पर्सन रिफ्यूज करता है तो यहाँ पे प्रीजन अथॉरिटीज या पुलिस मिलके उसके सैंपल जबरदस्ती ले सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था क्रिमिनल प्रोसीजर बिल के बारे में। आगे जो भी डेवलपमेंट होगी हम साथ के साथ यहाँ पे डिस्कस करते चलेंगे, ठीक है। लेकिन आपको जो नई बिल्स आती है ना उनके बारे में थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए, पता होना चाहिए मेन प्रोविजंस। ओके, आगे बात करते हैं। नो कॉन्फिडेंस मोशन टेबल्ड अगेंस्ट इमरान गवर्नमेंट। तो देखो, पाकिस्तान जो है अभी काफी ज्यादा पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है पाकिस्तान में। तो ये जो पूरी पाकिस्तान में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है, इसी के चलते यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि इमरान खान को कुछ ही टाइम में यहाँ पे या तो रिजाइन करना पड़े, या तो उनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा। उनके पास यहाँ पे मेजोरिटी नहीं बची है, और हो सकता है उनको यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर का जो पद है वो छोड़ना पड़ जाए। तो अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट यह है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन इंडिया में, इंडिया के पर्सपेक्टिव से नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है ना। हमको पाकिस्तान की पॉलिटी में नहीं जाना है।
अच्छा, तो देखो नो कॉन्फिडेंस मोशन क्या होता है, एक पार्लियामेंट्री मोशन होता है, ठीक है, पार्लियामेंट्री मोशन होता है जिसको कि लोकसभा में मूव किया जाता है। तो याद रखना सिर्फ लोकसभा में ही इस मोशन को मूव किया जाता है, जिसमें कि हम एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट इस मोशन को मूव करते हैं। और यहाँ पे ये स्टेट करते हैं कि यहाँ पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो यहाँ पे फिट नहीं है रिस्पॉन्सिबिलिटी को होल्ड करने के लिए, या फिर उन्होंने कुछ ऑब्लिगेशन या उनको कैरी आउट नहीं किया है, कुछ भी यहाँ पे ऐसी चीज करी है जो कॉन्स्टिट्यूशनल या लॉ के अकॉर्डेंस में नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे नो प्रायर रीजन नीड्स टू बी स्टेटेड, यहाँ पे कोई आपको रीजन देने की जरूरत नहीं नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने से पहले। तो देखो आसान भाषा में समझो, नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ ये होता है कि अगर कोई जो गवर्नमेंट पार्टी है, जो गवर्नमेंट वाली जो गवर्नमेंट में है पार्टी, अगर वो यहाँ पे मेजोरिटी लूज करती हुई दिखती है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आती है अपोजिशन की भैया आपके पास तो आप तो कॉन्फिडेंस ही नहीं होल्ड करते हाउस का, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट आता है और ये इंट्रोड्यूस हुआ है लोकसभा में अंडर रूल 198, ठीक है। तो रूल्स के अंतर्गत है ये, इसके बारे में डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं मेंशन नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्फिडेंस या नो कॉन्फिडेंस कोई टर्म मेंशन नहीं करता है। आर्टिकल 75 ये बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है दे शैल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ओके, अच्छा, ये जो मोशन है इसको अगर आपको इंट्रोड्यूस करना है तो कम से कम 50 मेंबर्स का, हाउस के 50 मेंबर्स का आपको सपोर्ट चाहिए। इसके बाद ये मोशन स्पीकर के पास जाता है, अगर स्पीकर सेटिस्फाई होते हैं मोशन से तो वो फिर हाउस के पास देते हैं ये मोशन कि हाउस अब इस पे वोटिंग करे। अगर वो सेटिस्फाई नहीं है इस मोशन से तो यही मोशन खत्म हो जाएगा। अगर सेटिस्फाई होंगे तो वो आगे बढ़ाएंगे, और जब ये मोशन हाउस में आता है तो गवर्नमेंट जो है वो यहाँ पे काम करती है हाउस के लिए ये मोशन के बारे में वोटिंग वगैरह करने का। अगर ये मोशन पास हो जाता है तो गवर्नमेंट को यहाँ पे वैकेट करनी पड़ती है ऑफिस को, यानी कि गवर्नमेंट को अपने पदों से इस्तीफा देना पड़ता है, गवर्नमेंट यहाँ पे डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है। नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है इसके लिए आपको एक मेजोरिटी वोट चाहिए, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, ओके। तो यहाँ पे याद रखना कि अगर कोई पर्सन इससे एब्सटेन करता है या नहीं है वहां पे प्रेजेंट नहीं है तो जितने भी लोग प्रेजेंट हैं उनमें से यहाँ पे मेजोरिटी निकाली जाएगी, यानी कि 50% से ज्यादा वोट्स जो होंगे वो इसमें जाने चाहिए नो कॉन्फिडेंस मोशन में, तभी यहाँ पे गवर्नमेंट डिसॉल्व होगी वरना नहीं होगी, ठीक है। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन इज इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा, ओके। अच्छा, अब अभी तक कब कब यूज हुआ है, तो देखो सबसे पहले नो कॉन्फिडेंस मोशन इंट्रोड्यूस हुआ था 1963 में, टोटल 26 बार ये हो चुका है, ओके। और यहाँ पे इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने मैक्सिमम नंबर ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन फेस किए हैं, लगभग 15, ठीक है। लास्ट 25 सालों में ये यहाँ पे देख सकते हो 1993 में एक बार आया था, 99 में आया था, फिर 2003 में आया था और 2008 में भी आया था, ठीक है। तो 2008 में आया था ट्रस्ट वोट आफ्टर सीपीएम लेड लेफ्ट फ्रंट विड्रू सपोर्ट फ्रॉम मनमोहन सिंह गवर्नमेंट। तो मनमोहन सिंह गवर्नमेंट जो थी कांग्रेस की गवर्नमेंट उसके अगेंस्ट था। 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी की गवर्नमेंट में था, 99 में वाजपेयी गवर्नमेंट के अगेंस्ट था और 93 में नरसिम्हा राव गवर्नमेंट के अगेंस्ट ये आया था, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है डिटेक्टिंग माइक्रोप्लास्टिक्स इन ह्यूमन ब्लड। तो देखो ये माइक्रोप्लास्टिक्स क्या होते हैं, माइक्रोप्लास्टिक्स आपने कभी कोई क्लींजर यूज किया होगा, फेस वॉश वगैरह यूज किया होगा, उसमें आप देखते होगे जो स्क्रब बेस्ड फेस वॉश होते हैं ना, उसमें आप ऐसे छोटे छोटे बीड्स देखते होगे, एक दो आते भी हैं वो क्लीन एंड क्लियर जैसे कुछ फेस वॉश आते हैं उसमें ऐसे छोटे छोटे बीड्स आपको देखने को मिलते हैं स्क्रब जैसे, है ना। वैसे कुछ टूथपेस्ट भी आते हैं, टूथपेस्ट में भी ऐसे छोटे छोटे बीड्स होते हैं, जो जेल बेस्ड टूथपेस्ट आते हैं उसमें भी इस तरह से छोटे छोटे बीड्स होते हैं, ये सब बनाते हैं माइक्रोप्लास्टिक्स, ठीक है, माइक्रोप्लास्टिक्स। तो इनकी डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो 5 mm के डायमीटर से ज्यादा इनका डायमीटर नहीं होना चाहिए, इसको हम कहते हैं माइक्रोप्लास्टिक या माइक्रोबीड्स, ओके। अब ये जो माइक्रोप्लास्टिक, प्लास्टिक नॉर्मल होता है उसी का बहुत ही माइक्रो वर्जन इज माइक्रोप्लास्टिक, ठीक है। अब ये माइक्रोप्लास्टिक इसीलिए न्यूज में है और इसीलिए एक चिंता का विषय भी है, क्योंकि माइक्रोप्लास्टिक्स जो है धीरे धीरे ह्यूमन बॉडीज में एक्यूमुलेट हो रहे हैं, हमारी फूड चेन में आ रहे हैं, ठीक है, फूड चेन में आ रहे हैं। अब यहाँ पे हुआ क्या है, देखो यहाँ पे हुआ ऐसा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन है नीदरलैंड्स की, वहां पे इन्होंने 22 पर्सन्स का एक सर्वे किया। इन 22 पर्सन्स के सर्वे में इनको पता लगा कि लगभग 17 लोग ऐसे हैं जिनके बॉडी में आज की डेट में प्लास्टिक पार्टिकल्स हैं, ठीक है। और ये प्लास्टिक पार्टिकल्स, ये टाइनी पार्टिकल्स जो हैं ये माइक्रोप्लास्टिक्स ही हैं, और आज की डेट में ये माइक्रोप्लास्टिक्स ओशंस में, एनवायरमेंट में, ह्यूमन ब्लड तक में शामिल हो चुके हैं। इनमें मेजॉरिटी वाले वो थे पॉलीइथिलीन टेट्रा थैलेट प्लास्टिक्स, ये पीईटी वाले प्लास्टिक्स थे। अब देखो इतनी डेप्थ में हमको जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लिखा है इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब ये जो साइज है पार्टिकल्स की ये वेरी कर रही है 700 नैनोमीटर के आसपास,
ओके। अभी जो माइक्रो प्लास्टिक्स हैं, ये जो है ये देखो यहाँ पे मैंने बताया 5 mm लेंथ के होते हैं। उसके अलावा यहाँ पे कई सारे टाइप्स हैं, जैसे पीईटी है, उसके अलावा पॉलीइथिलीन है, पॉलीमर्स ऑफ स्टायरीन है, पॉली प्रोपलीन है, ये सब है, ठीक है। इसमें पाया गया कि लगभग 77% लोग जो हैं जिनका टेस्ट हुआ, उनमें से 77% लोगों के ब्लड में माइक्रोप्लास्टिक पाए गए हैं। और यहाँ पे लगभग 1.6 माइक्रोग्राम ऑफ प्लास्टिक पर पार्टिकल्स पर पर्सन यहाँ पे पाए गए हैं, ठीक है। अब ये जो ह्यूमन हेल्थ है उसके लिए काफ़ी घातक हो सकते हैं ये माइक्रोप्लास्टिक्स, ठीक है। और इनका एक्सपोजर किस तरह से होता है ये सब भी हम देखेंगे। लेकिन ये जो प्लास्टिक्स है ये क्या करते हैं, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं, ब्लड स्ट्रीम में क्लॉगिंग वगैरह कर देते हैं, और यहाँ पे फिर बाद में आगे जाके दिक्कतें हो सकती है, जैसे प्लेसेंटा में शामिल हो जाते हैं ये, ठीक है। प्लेसेंटा में शामिल हो जाते हैं, फीटल टिश्यू जो होता है हमारा, ठीक है, फीटल टिश्यू में ये शामिल हो जाते हैं, ब्लड वेन्स में, ब्लड आर्टरीज में शामिल हो जाते हैं। और यहाँ पे बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बन सकते हैं ये ह्यूमंस के लिए, ठीक है। अब थोड़ा सा इसके डेप्थ में जाते हैं। देखो माइक्रोबीट्स क्या होती हैं, ये देखो यहाँ पे फेस वॉश, ब्रश, जो टूथब्रश करते हो, टूथपेस्ट वगैरह जो होता है उसके थ्रू यहाँ पे ये साइकिल में शामिल होते हैं। सबसे पहले तो ये एनवायरमेंट में इंट्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अब ये एनवायरमेंट के थ्रू देखो आपने यहाँ पे ब्रश किया, फेस वॉश किया, जो भी किया, उसके थ्रू ये ड्रेनेज सिस्टम में गए, सीवेज में ऐड हुए, यहाँ पे देखो ये जाके धीरे धीरे वाटर बॉडीज में जाके मिल रहे हैं। ये वाटर बॉडीज में मिले, यहाँ पे वेस्ट ट्रीटमेंट हुआ, ठीक है। वेस्ट ट्रीटमेंट भी इस तरह की जो सिंथेटिक फ्लोटिंग पार्टिकल्स है उसको कैप्चर कर नहीं पाता, सीवेज ओवरफ्लो होने लगता है क्योंकि यहाँ पे क्लॉगिंग होने लगती है, ठीक है, क्लॉगिंग होने लगती है। उसके साथ यहाँ पे फर्टिलाइजर्स हैं, फर्टिलाइजर्स में भी ये कहीं ना कहीं माइक्रोप्लास्टिक शामिल रहते हैं। अब इन सब के चक्कर में क्या होता है, जो फिशेस होती हैं या जो भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, ये सब जो है इनको कंज्यूम कर लेते हैं। जब ये धीरे धीरे कंज्यूम करते हैं तो इसको हम बोलते हैं बायो एक्यूमुलेशन हो रहा है फिशेज वगैरह में माइक्रोप्लास्टिक का। तो यहाँ पे धीरे धीरे जब ये फिशेज जो है ये कंज्यूम कर रही है, ठीक है, इस माइक्रोप्लास्टिक को, तो धीरे धीरे इसमें देखो थोड़ा सा यहाँ पे माइक्रोप्लास्टिक जमने लगा। जब ये बहुत ज्यादा जमने लग जाए तो इसको कहते हैं हम कि यहाँ पे बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है, ठीक है, बायो मैग्निफिकेशन हो रहा है। यानी कि जो माइक्रोप्लास्टिक्स हैं वो फिश की बॉडी में बहुत ज्यादा मेजोरिटी अमाउंट में जमा होने लगे हैं। अब क्या हुआ कि यहाँ पे ह्यूमंस ने ये फिशिंग की, ठीक है, फिशिंग करी, ये जो फिशेज हैं उनको काट के खा लिया ह्यूमंस ने, ठीक है। अब ह्यूमंस ने खा लिया तो ह्यूमंस के अंदर भी ये माइक्रोप्लास्टिक्स चले गए, ठीक है। इस तरह से ये हमारे पूरे के पूरे फूड चेन में आ चुके हैं, और ये एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न बन सकता है हमारी ह्यूमन हेल्थ के लिए, ठीक है। तो ये पूरा आर्टिकल था। आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा है कल्याण सिंह गेट्स पद्म भूषण पद्म विभूषण पोस्टमसली। तो देखो यहाँ पे पद्मा अवार्ड्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, इसमें कुछ मेजर पर्सनालिटीज हैं जिनको मिला है। जैसे कल्याण सिंह जो है फॉर्मर उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर रहे हैं, एक एक्टर हैं विक्टर बैनर्जी, ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा, इन सभी को यहाँ पे पद्मा अवार्ड्स मिले हैं। तो यहाँ पे किस किस को मिला है आप यहाँ पे देख सकते हो, प्रभा अत्रे जी, ठीक है, जिनका पिक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, ये क्लासिकल सिंगर है, ठीक है। इस तरह कई सारे लोगों को यहाँ पे पद्मा अवार्ड, पद्मा विभूषण वगैरह मिला है। तो यहाँ पे देखो इनके बारे में हम बात कर लेते हैं। भारत रत्न ये सबसे बड़ा अवार्ड होता है, ये हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इसको कहा जाता है, ठीक है। ये अभी नहीं मिला है, अभी मिले हैं पद्मा अवार्ड। तो पद्मा अवार्ड में सबसे पहले पद्मा विभूषण, फिर है पद्म भूषण और है पद्मश्री, ठीक है। तो इनकी पिक्चर है। अब देखो ये जो पद्मा अवार्ड हैं ये रिपब्लिक डे पे अनाउंस किए जाते हैं, अनाउंस रिपब्लिक डे पे किए जाते हैं, फिर बाद में दिए जाते हैं। 1954 में ये इंस्टीट्यूट किए गए थे, वन ऑफ द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर्स हैं इंडिया के। ये क्या करते हैं, अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं, जितने भी डिसिप्लिन में, जितने भी एक्टिविटीज में अगर किसी ने बहुत ही बढ़िया काम किया है तो इन अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करते हैं। 3 कैटेगरीज में दिए जाते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री। पद्म विभूषण जो है ये एक्सेप्शनल और डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है, पद्म भूषण जो है ये हायर ऑर्डर की सर्विस के लिए दिया जाता है, और पद्मश्री जो है ये डिस्टिंग्विश्ड सर्विस के लिए दिया जाता है। ओके। तो पद्म विभूषण जो है वो हाईएस्ट है इस पूरी हिरार्की में, फिर पद्म भूषण आता है और फिर पद्मश्री आता है। ओके। अब देखो ये कौन कौन से डिसिप्लिन में दिया जाता है, आर्ट, सोशल वर्क, पब्लिक वेलफेयर, पब्लिक अफेयर, साइंस, एनर्जी, इंजीनियरिंग, ट्रेड एंड इंडस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर, एजुकेशन, स्पोर्ट्स, सिविल सर्विसेज एटसेट्रा, ठीक है। इसके अलावा देखो इसको सिलेक्शन कैसे होता है, तो पद्मा अवार्ड कमेटी बनाई जाती है। ये पद्मा अवार्ड कमेटी बनाते हैं प्राइम मिनिस्टर। ये जो कमेटी है ये रिकमेंड करती है कुछ नामों को, और फाइनली यहाँ पे डिसाइड करते हैं कौन, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर और ये सब कमेटी मिलकर डिसाइड करती है किसको अवार्ड देना है, और फाइनली अवार्ड देते कौन है, प्रेसिडेंट अवार्ड देते हैं। तो सिलेक्शन करती है पद्मा अवार्ड कमेटी, जिसको कि अपॉइंट खुद किया है प्राइम मिनिस्टर ने। तो कहीं ना कहीं प्राइम मिनिस्टर की भी यहाँ पे जो रिकमेंडेशन है वो मानी जाती है, वो यहाँ पे कंसिडरेशन में होती है, और अल्टीमेटली अवार्ड दिया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ओके।
अच्छा, भारत रत्न की भी बात कर लेते हैं। भारत रत्न दिया नहीं गया है, लेकिन भारत रत्न हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ठीक है, पद्मा अवार्ड से भी ऊपर है। ये दिया जाता है एक्सेप्शनल सर्विस के लिए, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पे ये जो है पद्मा अवार्ड से थोड़े से अलग है, ठीक है। यहाँ पे रिकमेंडेशन जो है वो सीधे प्राइम मिनिस्टर करते हैं प्रेसिडेंट को। यहाँ पे कोई कमेटी नहीं बनाई जाती, सीधे प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को ये अवार्ड रिकमेंड करते हैं कि किसको दिया जाना है। और ये अवार्ड जो है ये रिस्ट्रिक्टेड है कि सिर्फ 3 लोगों को दिया जा सकता है एक साल में। और ये भी चीज़ है कि यहाँ पे हर साल भारत रत्न अवार्ड दिए जाए ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन अगर देने हैं तो हर साल सिर्फ आप 3 अवार्ड ही दे सकते हो, ठीक है। तो ये भारत रत्न के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, प्रीलिम्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है जोजिला टनल वर्क अपेस डेडलाइन एडवांस टू 2024। तो जोजिला टनल बनाने की बातचीत शुरू हुई थी, ठीक है, और ये होना था कंप्लीट बाय 2026। लेकिन यहाँ पे जो कंपनी को ये दिया गया है टेंडर वगैरह, उन्होंने बोला है कि हम इसको 2024 तक कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो इसके पहले बारे में बात कर लेते हैं। देखो यहाँ पे श्रीनगर है, कश्मीर के आसपास यहाँ पे जो लोकेशन है उसको कनेक्ट करेगा यहाँ पे ये लेह लद्दाख से रीजन से। तो ये जोजिला टनल ये काम करेगा और लगभग 2.5 से 3 घंटे के सफर को कट डाउन करके कर देगा 30 मिनट्स के सफर में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो पूरा जो टनल बन रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिक दृष्टि से, ठीक है, स्ट्रेटेजिक व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है वहां तक हमारी आर्मी को विद इन 30 मिनट्स पहुंचाने का काम करेगा ये, ठीक है। और आपको पता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल वाला जो रीजन है कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है अभी 1-2 सालों से, जब से चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे फीचर्स देखो, ये लॉन्गेस्ट बाई डायरेक्शनल सिंगल ट्यूब रोड होगा एशिया का। लेंथ होगी इसकी लगभग 14.15 किलोमीटर्स। सारे दिनों पे चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो सभी टाइम पे ये ओपन रहेगा, ऑल वेदर एसेसिबिलिटी रहेगी इसकी, ठीक है। और ये श्रीनगर कारगिल लेह नेशनल हाईवे नंबर 1 से लेकर गुजरेगा। लगभग 11,500 फीट के एल्टीट्यूड पे ये बेस्ड है, ठीक है। और यहाँ पे ये जो टाइम है ये 30 मिनट्स टू 50, जो देखो अभी क्या होता है 3.5 घंटे से 15 मिनट पे लेकर आ जाएगा, ठीक है। और एक्सपेक्टेड टाइम कंप्लीशन का 5 साल था, इसको और ज्यादा जल्दी कर दिया गया है, इनिशिएट कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये है, यहाँ पे ये पूरा बताया गया है कि जब से ये चाइना लद्दाख वाला जो इश्यू हो रहा है, चाइना इंडिया स्टैंड ऑफ, तब से ये लद्दाख वाला रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। और इसीलिए ये जोजिला टनल के काम को जल्दी खत्म कर रहे हैं हम बाय 2024। तो इससे क्या होगा, जो आर्मी है मशीन है उनको हम जल्दी से जल्दी मोबिलाइज कर पाएंगे इस एरिया में, जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के आसपास वाला रीजन है ना वहां तक, ओके। और यहाँ पे कनेक्ट होगा कश्मीर का बाल्टल रीजन विथ मीना मार्ग ऑफ लद्दाख, ठीक है। तो ये मेन आर्टिकल था। अब थोड़े से आप और भी जो पासेज हैं उनके बारे में देख लो। एक है यहाँ पे आसपास में ही बनिहाल पास, फिर एक है बारालाचा पास, फिर है फोटूला, फिर रोहतांगला, शिपकीला, जेलपला, नाथुला, लिपुलेख, खरदुंगला, बोमडिला, ठीक है। तो ये कहाँ कहाँ पे लोकेटेड है, किस किस को कनेक्ट कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए। जैसे बनिहाल जो है कश्मीर वैली में है, ठीक है। बारालाचा पास जो है ये हिमाचल और लेह लद्दाख को कनेक्ट करता है। फोटूला लेह और कारगिल को कनेक्ट करता है, ठीक है। इस तरह से आपको सब कुछ पता होना चाहिए। जैसे नाथुला कहाँ है, सिक्किम में है। जेलपला कहाँ है, सिक्किम में है, ठीक है। शिपकिला कहाँ है, ये हिमाचल प्रदेश में है। रोहतांग पास भी हिमाचल प्रदेश में है। बोमडिला अरुणाचल में है। तो ये चीजें आपसे प्रीलिम्स में सीधे पूछी जा सकती हैं। तो ये वाला जो स्लाइड है ना इसको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, नोट डाउन कर लेना। हमारी जो मैपिंग सीरीज हम लेकर आ रहे हैं अप्रैल में, उसमें मैं आपको ये कॉम्प्रिहेंसिवली पूरी चीजें कराऊंगी, ठीक है, अलॉन्ग विद मैप्स एंड लोकेशन, ओके। आगे बात करते हैं। ये देखो ये एक न्यूज है आज की, पैनल टू लुक इनटू एलिफेंट डेथ्स। तो यहाँ पे एक पैनल बनाई गई है, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ने एक पैनल बनाई है, परमानेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी बोल रहे हैं इसको। और यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट इन दोनों के लोग रहेंगे इसमें, इस पैनल में। और ये काम करेंगे कि एलिफेंट डेथ्स जो हो रही हैं ट्रेन से एक्सीडेंट्स जो हो रहे हैं इलेक्ट्रोक्यूशन वगैरह के थ्रू, उनको कैसे कम किया जाए। तो इसके ऊपर ये पूरी पैनल बनाई जा रही है, ठीक है। यहाँ पे एक परमानेंट टेम्पररी स्पीड रिस्ट्रिक्शन बनाए गए हैं कि यहाँ पे जो ट्रेन है जब भी एलिफेंट कॉरिडोर से निकलेगी तो यहाँ पे स्पीड जो है कम कर ली जाएगी, ठीक है। उसके अलावा अंडरपास बनाया जाएगा, एलिफेंट कॉरिडोर्स बनाए जाएंगे, जो एलिफेंट्स का मूवमेंट है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, फेंसिंग की जाएगी लोकेशंस की, सो दैट एलिफेंट्स किसी ऐसी जगह पे ना जाएं जिनसे उनको खतरा हो जाए। ट्रेन ड्राइवर्स को पहले से आइडेंटिफाई करके ये बताया जाएगा कि देखो हो सकता है आगे एलिफेंट कॉरिडोर्स हो तो आपको स्पीड कम करनी है। ट्रेन क्रू को यहाँ पे सेंसिटाइज किया जाएगा, स्टेशन मास्टर को सेंसिटाइज किया जाएगा, ये सब काम किए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे एक स्टैंडिंग कमेटी जो है 2013 में भी बनाई गई थी, जिसने यहाँ पे और ज्यादा रिकमेंडेशंस पहले भी दी थी, ठीक है। तो एलिफेंट्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एलिफेंट्स की 3 सब स्पीशीज हैं एशियन एलिफेंट में ही।
एशियन में एक तो है इंडियन, एक है सुमात्रन और एक है श्रीलंकन, ठीक है। ये 3 एलिफेंट हैं और इंडियन जो है उसकी वाइडेस्ट रेंज है, ठीक है। वाइडेस्ट रेंज में ये अवेलेबल है इंडियन एलिफेंट्स। यहाँ पे आईयूसीएन रेड लिस्ट जो है उसके हिसाब से देखोगे तो जो अफ्रीकन एलिफेंट हैं ये वल्नरेबल हैं, एशियन एलिफेंट्स एंडेंजर्ड है, ठीक है। अपेंडिक्स 1 में आते हैं साइट्स के, अपेंडिक्स 1 में आते हैं ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के भी, ठीक है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट है एशियन एलिफेंट्स के बारे में जानना, 3 सब स्पीशी के बारे में भी ध्यान रखना, आईयूसीएन स्टेटस के बारे में भी ध्यान रखना है, ओके। अच्छा, देखो यहाँ पे कुछ कंजर्वेशन एफर्ट्स भी ले गए थे, जैसे 1992 में एक स्कीम स्टार्ट की गई थी जिसका नाम था प्रोजेक्ट एलिफेंट। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम थी, ये एलिफेंट्स के कंजर्वेशन के लिए थी। फिर दूसरा वर्ल्ड एलिफेंट डे हम मनाते हैं हर 12 अगस्त को। फिर एक गज यात्रा, एक हमने कैंपेन स्टार्ट किया था यहाँ पे एलिफेंट कॉरिडोर्स वगैरह बनाने के लिए। फिर जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया है, इन्होंने यहाँ पे 101 एलिफेंट कॉरिडोर्स प्रपोज करे, ठीक है। फिर एक और प्रोग्राम चलाया हमने, माइक प्रोग्राम, जिसको हम कहते हैं मॉनिटरिंग द किलिंग ऑफ एलिफेंट्स प्रोग्राम। 2003 में ये लॉन्च किया गया था इंटरनेशनल कोलैबोरेशन के साथ साथ, ओके। तो ये सारे कंजर्वेशन एफर्ट्स आपको याद होने चाहिए, मेंस में आप कोट कर सकते हो, ओके। आगे बात कर लेते हैं, ये कल का आर्टिकल है, सॉरी संडे का आर्टिकल है, फ्री राशन स्कीम एक्सटेंडेड बाय 6 मंथ। तो 6 महीने से जो फ्री राशन स्कीम है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है। ये फ्री राशन स्कीम का नाम है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। तो ये जो है ये 6th फेज होने वाला है इस स्कीम का। ये धीरे धीरे एक्सटेंड हो रही है, कोविड के 2020 से चल रही है ये स्कीम, ठीक है, कोविड पेंडेमिक के दौरान से, और अभी तक इसको एक्सटेंड किया जा रहा है। तो गवर्नमेंट इसके अंतर्गत क्या करती है, 5 किलो फूड ग्रेन्स फ्री पहुंचाती है, जो पुअर पीपल हैं उनको 5 किलो फूड ग्रेन्स पहुंचाती है, और साथ में यहाँ पे जो भी नॉर्मल कोटा होता है हाईली सब्सिडाइज ग्रेन का, वो तो 2 से 3 रुपए पर केजी दिया जाता है, ठीक है। तो जो भी लोग आते हैं ना इसमें नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में, ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के अंतर्गत जिन भी लोगों को यहाँ पे बेनिफिट मिलता था वो सभी इसमें शामिल है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में। और इन सभी को 5 केजी फूड ग्रेन्स दिए जाते हैं, और जो दूसरे फूड ग्रेन होते हैं वो सब्सिडाइज रेट्स पे दिए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक 759 लाख टन दिए जा चुके हैं, जिसमें 2.6 लाख करोड़ रुपए का खर्चा आ चुका है, ठीक है। ये स्कीम 2020 में अनाउंस हुई थी, ये 6th फेज है, ठीक है। और यहाँ पे अनादर 244 लाख टन जो है वो अलोकेट की जाएंगे आने वाले 6 महीने में, लगभग 80,000 करोड़ का और खर्चा आना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आर्टिकल के बारे में हो गया, लेकिन हम देख लेते हैं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के बारे में। तो देखो ये जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है ये पार्ट है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज का। तो आपको याद होगा जब कोविड था तो मोदी जी आए और मोदी जी ने यहाँ पे आत्मनिर्भर भारत वगैरह की बात करी थी, आत्मनिर्भर भारत पैकेज अनाउंस किया था, उसी में ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज भी था। इसी के अंतर्गत ये योजना बनाई गई है, ठीक है। ये नोडल मिनिस्ट्री होगी इसकी, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बहुत अच्छे से याद रखना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगी इसकी नोडल मिनिस्ट्री। इसके फीचर्स देखो तो यहाँ पे 80 करोड़ इंडिविजुअल्स को शामिल किया गया है, लगभग 2/3 पॉपुलेशन बनाते हैं ये इंडियन पॉपुलेशन की। तो 2/3 पॉपुलेशन ऑफ इंडिया विल बी बेनिफिटेड अंडर दिस प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ठीक है। यहाँ पे उसके अलावा 50 लाख का इंश्योरेंस कवर भी दिया जाएगा ये पूरे पैकेज के अंतर्गत, ठीक है। उसके बाद 5 किलो व्हीट और राइस और 1 किलो जो भी प्रेफर्ड पल्सेस होंगी उस महीने के हिसाब से, सीजन के हिसाब से वो दी जाएंगी। जनधन अकाउंट होल्डर्स जो है 20 करोड़ वुमेन को, यहाँ पे जनधन अकाउंट होल्डर्स जो वुमेन है उनको 500 रुपए पर महीने दिए जाएंगे फॉर द नेक्स्ट 3 मंथ। ये जब स्टार्ट हुई थी स्कीम तब बोला गया था, ठीक है। मनरेगा में भी इंक्रीज किया जाएगा, वेजेस में इंक्रीज किया जाएगा, और साथ में गवर्नमेंट का जो लोड है जो गवर्नमेंट फार्मर्स को पे करती है इसको भी बढ़ाया जाएगा। तो गवर्नमेंट टू फ्रंट लोड 2000 पेड टू फार्मर्स इन फर्स्ट वीक, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रधानमंत्री किसान योजना है उसके अंतर्गत जो फार्मर्स को बेनिफिट मिलता है उसको भी बढ़ावा दिया जाएगा, ओके। अच्छा, नेक्स्ट हमारा आर्टिकल है फ्यूअर ऑलिव रिडली रीच गोदावरी साइट। तो गोदावरी के पास में यहाँ पे इंडिया के, यहाँ देखो ये इंडिया है, इंडिया के इस साइड में गोदावरी रिवर पड़ती है, इसके यहाँ पे माउथ पे एक साइट थी यहाँ पे ऑलिव रिडली टर्टल्स की, ठीक है। ये पूरी गोदावरी साइट को हम ऑलिव रिडली टर्टल्स के लिए एक रूस्टिंग साइट मानते हैं, ठीक है। तो ये गोदावरी के पास में पहले बहुत सारे ऑलिव रिडली टर्टल्स आते थे, लेकिन अभी इनका जो नंबर है धीरे धीरे बहुत गिरता जा रहा है, ठीक है। तो नियरली 30 किलोमीटर कोस्ट लाइन है गोदावरी एस्चुरी की जहाँ पे ये ऑलिव रिडली टर्टल्स आते थे ब्रीडिंग सीजन के दौरान, और यहाँ पे जो ब्रीडिंग वगैरह करते थे। लेकिन जब से यहाँ पे फिशिंग वगैरह बढ़ी है, जो मैकेनाइज्ड बोट्स वगैरह बढ़ी हैं बोट्स, तो इनके कारण क्या होता है कि ये मैकेनाइज्ड बोट्स की स्पीड इतनी ज़्यादा है कि
इसमें टर्टल्स को चला जाते हैं, ठीक है, या फिर इनकी डेथ हो जाती है। और यहाँ पे जो कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसी के पास में कोरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है, ठीक है, ये भी इसी का पार्ट थी, ये गोदावरी मैंग्रोव सिस्टम का, जहाँ पे ये ऑलिव रिडली टर्टल्स आते थे। लेकिन अभी इनकी जो नंबर्स है इनके आने में, ऑलिव रिडली टर्टल्स जो ब्रीडिंग सीजन में आते थे अब काफी कम हो गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिशिंग बैन वगैरह की भी बात चल रही है, यहाँ पे इस सीजन में कम से कम फिशिंग बैन हो, क्योंकि यहाँ पे जब फिशिंग करने जाते हैं फिशरमैन तो साथ में ऑलिव रिडली टर्टल भी पकड़ के आ जाते हैं, जो उनके किसी काम के नहीं होते हैं, लेकिन उनकी जान भी चली जाती है ऑलिव रिडली टर्टल्स की, और कोई काम भी नहीं आते। और दूसरी चीज है जो बोट्स हैं, मैकेनाइज्ड बोट्स, इनकी स्पीड इतनी ज्यादा रहती है कि यहाँ पे इनकी भी डेथ हो जाती है ऑलिव रिडली टर्टल्स की, इसीलिए शायद आना कम हो गया है। तो ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में थोड़ा सा देख लो। ये देखो, ये तो है मैप हमारा, ठीक है, यहाँ पे उड़ीसा कोस्ट पे बहुत आते हैं ये ऑलिव रिडली टर्टल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो देखो यहाँ पे ये सुवर्णरेखा रिवर है, उसके बाद यहाँ नीचे आओगे तो बैतरणी ब्राह्मणी यहाँ रिवर दिख रही है, तो यहाँ पे ये धर्मा आता है, यहीं पे गहिर माता कोस्ट आता है, ठीक है, गहिर माता कोस्ट एक इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग साइट है। उसके अलावा ये देवी रिवर का माउथ आता है जो महानदी से बनती है, ठीक है, तो महानदी से ये देवी रिवर का माउथ आता है। उसके अलावा ये चिल्लिका लेक है, चिल्लिका के नीचे ये ऋषिकुल्या रिवर है, यहाँ पे ऋषिकुल्या ब्रीडिंग साइट आती है। तो ये जो है मेन मेन ब्रीडिंग साइट्स हैं। ऑलिव रिडली टर्टल दुनिया के सबसे छोटे, स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट ऑफ ऑल सी टर्टल्स हैं, जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले और सबसे छोटे सी टर्टल्स हैं ये वार्म वाटर्स में आपको मिलेंगे, याद रखना, सिर्फ वार्म वाटर्स में मिलते हैं, पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन के, ठीक है। तो ट्रॉपिकल रीजन में आपको मिलेंगे क्योंकि यहीं पे आपको मेनली वार्म वाटर मिलता है, ठीक है। और ये जो है अपने केम्स रिडली टर्टल के साथ आते हैं कई बार, ठीक है। दीज टर्टल्स अलॉन्ग विद देयर कजन्स केम्स रिडली टर्टल आर बेस्ट नोन फॉर यूनिक मास नेस्टिंग। तो ये क्या करते हैं, मास नेस्टिंग करते हैं, एक साथ सारे लोग ब्रीडिंग करते हैं, नेस्टिंग करते हैं, इसको बोलते हैं हम अरीबाडा। यहाँ पे बहुत सारी फीमेल टर्टल्स जो है साथ में एग्स ले करती हैं, ठीक है। ऋषिकुल्या रूकरी कोस्ट जो है गंजम डिस्ट्रिक्ट में आता है, यहाँ पे एक मेजर नेस्टिंग साइट है। ऋषिकुल्या रूकरी कोस्ट हो गया, गहिर माता हो गया, ये जो मैंने आपको बताया ना देवी माउथ हो गया, ये मेन नेस्टिंग साइट्स हैं इसकी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के शेड्यूल 1 में आता है, आईयूसीएन में वल्नरेबल कैटेगरी में आता है, साइट्स के अपेंडिक्स 1 में आता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और यहाँ पे इंडियन कोस्ट गार्ड ने एक स्कीम भी चलाई थी, एक कैंपेन चलाया था जिसका नाम था ऑपरेशन ओलिविया, 1980s के आसपास ये शुरू हुआ था, सो दैट हम ऑलिव रिडली टर्टल्स के साथ यहाँ पे कोऑपरेट कर सकें और इनको ब्रीडिंग और नेस्टिंग के लिए एनकरेज कर सकें कि ये इंडिया के कोस्ट पे आए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारी भी बायोडाइवर्सिटी एनहांस होती है बिकॉज ऑफ देम, ओके। तो ये पूरा आर्टिकल था ऑलिव रिडली टर्टल्स के बारे में। आज के आर्टिकल्स इतने ही थे, आई होप इट वॉज हेल्पफुल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब भी करना। अच्छा, आज के लिए आपका एक क्वेश्चन ये है कि आप मुझे बताओगे प्रिवेंटिव डिटेंशन, हमने बात करी ना शुरुआत में प्रिवेंटिव डिटेंशन की, तो ये प्रिवेंटिव डिटेंशन कौन से आर्टिकल्स में मेंशन्ड है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन से आर्टिकल में ये मेंशन्ड है, इसके लिए एक फंडामेंटल राइट भी अलग से दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके बारे में मुझे ज़रूर बताना। ओके, सो दैट वाज ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ वेरी गुड डे।